हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है, यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख पाएंगे पार्ट 1 का। ओके, एंड इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। First question here is, the CCI approved the PSA India to acquire an additional 40% stake in PSA Bharat Investments. The PSA India now holds -% equity in PSA Bharat Investment. तो रिसेंटली CCI ने अप्रूव किया है PSA इंडिया को कि ये एडिशनल 40% के जो स्टेक हैं वो एक्वायर कर सकते हैं PSA भारत में, PSA भारत इन्वेस्टमेंट में, एंड नाउ दे होल्ड्स दी 100% इक्विटी शेयर इन PSA भारत इन्वेस्टमेंट्स। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा CCI ने और अप्रूवल्स भी यहाँ पे दिए हैं, जैसे अभी इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, साथ में ही अदानी की जो और एंटिटीज हैं उनको अप्रूवल दिया है कि ये 100% शेयर होल्डिंग जो है कर सकते हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड में। साथ में ही CCI का अप्रूवल मिला है मल्टीपल इक्विटी को, जिसमें आपका मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी फंड फोर्थ, मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी गिफ्ट फंड फोर्थ शामिल है, समविभाग सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, मिथुन पदम सचेती एंड सिद्धार्थ सचेती। तो ये आपका कंसोर्टियम जो है इसको अप्रूवल मिला है कि ये 32% के अप टू 32% के स्टेक एक्वायर कर सकते हैं VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज GST रेट rationalization headed by Samrat Chaudhary proposed changes to the current GST rate structure. Which of the following statement is not a part of the proposed GST rate rationalization? तो recently जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं जिसकी आपके हेड हैं सम्राट चौधरी, ठीक है, और इस ग्रुप में बाकी 6 मेंबर और हैं, वो भी हम देखेंगे। सो अभी इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने प्रपोज किए हैं चेंजेस टू द करंट GST रेट स्ट्रक्चर, और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो स्टेटमेंट के द्वारा हम पढ़ते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग फोर रेट GST स्ट्रक्चर है, जिसमें 5%, 12%, 18% एंड 28% है, ये रिप्लेस किया जाएगा सिर्फ 2 रेट सिस्टम से, जिसमें 5% और 18% की बात की गई है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड आइटम आपके रहेंगे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो 99% आइटम्स हैं जो करंटली जिनमें 12% का टैक्स रहता है, वो शिफ्ट किया जाएगा आपका 5% रेट में। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि 50% ऑफ द आइटम्स जो करंटली जिनमें 28% का टैक्स लग रहा है, उसे शिफ्ट किया जाएगा आपका 12% GST रेट पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि 40% GST स्लैब जो है वो आपका इनमार्क किया जाएगा फॉर द सिन एंड लग्जरी गुड्स under the new GST framework. And last says the proposal includes exempting GST on a health and life insurance for individuals, which could impact revenue by approximately 9,700 crore annually. तो ये आपके कुछ points थे regarding the proposal, और इसमें से इनकरेक्ट आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यहाँ पे आपका क्या आंसर है कि जो 90% ऑफ आइटम्स हैं जो करंटली 28% के स्लैब में आपके आ रहे हैं, उनको शिफ्ट किया जाएगा 18% में। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ओके, नाउ एक और चीज़, अब ये जो फ्रेमवर्क है इससे बेनिफिट किसको होगा, जो हमारे मतलब डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उनमें जो है हमें उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दूसरा है जो हमारे फार्मर्स हैं और जो MSMEs हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट इससे मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि GST की बात की गई है, तो GST कब इंट्रोड्यूस किया गया था? GST को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड 1 जुलाई को ही हम जो है GST डे मनाते हैं। तो GST डे पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि ये कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड इट्स नोटिफिकेशन, जो रिलीज किया था आपका, जो नोटिफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। ठीक है, तो रिसेंटली यहाँ पे अप्रूवल मिला है इनकम टैक्स एक्ट 2025 को। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नया आपका इनकम टैक्स एक्ट है 2025 का, इसमें जो सेक्शन है वो आपके 819 थे पहले,
819 थे पहले, अब ये रिड्यूस हो करके 536 कर दिए गए हैं। एंड नंबर ऑफ चैप्टर्स फ्रॉम 47 टू 23। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम द फर्स्ट टाइम for the first time, IT Act 2025 introduces 39 tables and 40 new formulas to enhance clarity and ease of reference for taxpayer. नेक्स्ट है कि जो सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पे किया गया है, आपके नए अमेंडमेंट जो है बेसिकली इसमें क्या बोला गया है, रीनेमिंग ऑफ अ असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर टू द टैक्स ईयर टू रिड्यूस कंफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे नया आपका एक टर्म लाई गई है टैक्स ईयर नाम से। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर को लेके जो होती है हर बार। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यू एक्ट इंट्रोड्यूसेस अ ₹12 लाख एनुअल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एंड रीडिफाइन एंड रिफाइन टैक्स स्लैब्स फॉर मिडिल इनकम टैक्स पेयर्स alongside implementing faceless digital first assessment to minimize the human interface. And the last says all are correct. तो सारे statements यहाँ पे आपके correct हैं regarding the IT Act 2025. So answer here is option number E, that is all are correct. Fine. And one more thing, ये कब से effect में आएगा, ये 1 अप्रैल 2026 से आपका effect में आएगा. Fine. Now next is the Department of Post signed a MOU with which organization to distribute mutual funds through post offices. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आपका। ठीक है, ताकि जो पोस्ट सर्विसेज हैं, हमारी जो पोस्टल सर्विसेज हैं, उनसे आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर ई। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने ये अग्रीमेंट साइन किया है ऑन इट्स 30th फाउंडेशन डे, जो आपका सेलिब्रेट किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ये जो एमओयू है ये वैलिड रहेगा आपका 3 साल तक। फाइन। अब यहाँ पे एक और चीज, जो चेयरमैन है AMFI के, वो करंटली कौन है, इनका नाम है नवनीत मुनोत। Now next is which country was elected as a chairman of Executive Board of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development during the 23rd AIBD General Conference। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया को एज अ चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट आपका सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। ओके, साथ में ही नोट करना है इंडिया ने इससे पहले 2016 में भी एज अ चेयरमैन यहाँ पे जो है इस पोजीशन पे सर्व किया है। ठीक है, इसके अलावा जो 23rd कॉन्फ्रेंस आपकी थी, इसका थीम क्या था, मीडिया फॉर पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, एंड फ्रॉम इंडिया इट इज चेयर्ड बाय दी गौरव द्विवेदी, जो CEO हैं आपके प्रसार भारती के। फाइन। Now next question is what is the last date to avail the one-time one-way switch facility introduced by the Ministry of Finance for central government employees to move from Unified Pension Scheme to the National Pension Scheme। तो लास्ट डेट इसकी बताई गई है आपकी 30th सितंबर 2025। ठीक है, कि आप मूव कर सकते हो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम में। ओके, अब यहाँ पे कुछ आपके कंडीशंस हैं, जैसे अगर हम स्विचिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये चूज कर सकता है स्विच टू द नेशनल पेंशन स्कीम एनी टाइम विद इन 1 year बिफोर देयर ऑफिशियल रिटायरमेंट। ठीक है, ये कंडीशंस हैं, या फिर एटलीस्ट 3 months बिफोर द डीम्ड रिटायरमेंट डेट इफ दे आर टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट। नेक्स्ट है कौन इसमें एलिजिबल नहीं है, द एम्प्लॉय is dismissed, removed और compulsorily retired as penalty। तो ये इसमें आपके एलिजिबल नहीं है, ये स्विच नहीं कर सकते, ये ऑप्ट नहीं कर सकते स्विचिंग। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपका बोल रहा है once an employee opt to switch, ये आपके दोबारा से स्विच नहीं कर सकते, they permanently lose all UPS benefits। ठीक है, now फोर्थ पॉइंट आपका है एग्जिट प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आफ्टर स्विचिंग टू द NPS द एम्प्लॉयज विल सब्जेक्ट टू द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स, स्पेसिफिकली जो आपका PFRDA एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशन 2015 रूल है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करेगी एडिशनल 4% बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट NPS इन्वेस्टमेंट पैटर्न। ठीक है, दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉयज NPS अकाउंट एट द टाइम ऑफ एग्जिट। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें मतलब ध्यान देने वाला है नहीं। अब बात कर लेते हैं NPS की। NPS कब लॉन्च हुआ था, 1 जनवरी 2004 को ये लॉन्च किया गया था।
ठीक है, जिसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होते थे। ठीक है, इनिशियली नए गवर्नमेंट रिक्रूट्स जो होते थे वही इसमें आपके उनके लिए ही वैलिड होता था, बट बाद में इसको आपका एक्सटेंड कर दिया गया था सबके लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए आपका जो है ओपन कर दिया गया था। एलिजिबिलिटी क्या है कि जो सिटीजन है वो इंडिया का होना चाहिए और उसकी एज 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। ये एनपीएस के बारे में है, नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। देन यूपीएस के बारे में भी देख लेते हैं। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका एज एन ऑप्शन लाया था अंडर द एनपीएस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और ये इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, ये आपका ऑपरेट करता है अंडर द एनपीएस आर्किटेक्चर विच इज रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए। कंट्रीब्यूशन क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो अपना बेसिक पे का यहाँ पे 10% देता है प्लस डीए यहाँ पे जो होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट भी सेम चीज यहाँ पे प्रोवाइड करती है, मतलब जितना एम्प्लॉय ने डाला है उतना ही गवर्नमेंट भी यहाँ पे ऐड ऑन करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशंस क्या है आपकी। पहली कंडीशन क्या है एश्योर्ड पेंशन की। पहली कंडीशन क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसने 25 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस कर ली है, देन वो क्वालिफाई होता है 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे फॉर 25 ईयर्स जो उसने लास्ट 12 मंथ में विड्रॉ की होगी। नेक्स्ट एक चीज आ जाती है, अगर एम्प्लॉय जो है उसने लेस देन 25 ईयर किया है बट एटलीस्ट 10 ईयर उसने सर्विस दी है, इन दैट केस वो आपका प्रोपोर्शनेट पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। ठीक है, इन केस अगर एम्प्लॉय जो है ठीक है उसका डेथ हो जाता है, उस केस में 60% ऑफ एम्प्लॉयज लास्ट पेंशन जो है वो फैमिली को दी जाती है। ठीक है, एंड मिनिमम पेंशन की अगर बात करें ये कितनी दी जा सकती है तो 10,000 पर मंथ की ये आपकी पेंशन जो है दी जा सकती है। ठीक है, विद अ मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक ओपन इट्स फर्स्ट स्टार्टअप फोकस ब्रांच इन न्यू दिल्ली टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ अंडर दी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने अपनी पहली स्टार्टअप फोकस ब्रांच ओपन की है न्यू दिल्ली में। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ये स्टार्टअप फोकस ब्रांच आपकी ओपन की गई है बिकाजी कामा पैलेस में न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब ये जो आपकी ब्रांच है ये बेसिकली ओपन की गई थी इन प्रेजेंस ऑफ अरविंद कुमार जो डायरेक्टर जनरल है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के एसटीपीआई के, एंड एमडी एंड सीईओ पीएनबी के जो हैं अशोक चंद्रा, इनके प्रेजेंस में ये इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पीएनबी और जो एसटीपीआई है इन्होंने एक एमओयू भी साइन किया था टू फैसिलिटेट इंडियन स्टार्टअप विद अ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस बैंकिंग सर्विसेज नीड्स एंड रजिस्ट्रेशन विद सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये एमओयू भी आपका साइन हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट एंड यंग्स इकोनॉमी वॉच बाय विच ईयर is India projected to become the world's second largest economy in terms of a purchasing power parity with an estimated GDP of 34.2 trillion US dollar। तो रिसेंटली अर्नेस्ट एंड यंग ने इनका इकोनॉमी वॉच जो है वो रिलीज किया था जिसके अकॉर्डिंग 2038 तक हम जो है मतलब इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, एंड इट इज एस्टिमेटेड कि हम 34.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें 2030 के टारगेट की तो इंडिया अचीव करेगा 20.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी इन टर्म्स ऑफ योर पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, टॉप कौन कर रहा है 2030 तक की बात करें तो लार्जेस्ट इकोनॉमी आपकी चाइना की है और इनकी जो जीडीपी है आपकी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी इट इज योर 42.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, ये 2030 तक का बताया गया है कि ये यहाँ तक पहुंच जाएंगे और इंडिया 20.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है एवरेज प्रिडिक्टेड ग्रोथ रेट इंडिया की जो 6.5% रहेगी एंड यूएसए की 2.1% रहेगी फ्रॉम इन द पीरियड बिटवीन 2028 टू 2030। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है इट इज प्रोजेक्टेड कि इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट एक्सचेंज रेट बाय द ईयर 2028 और हम ओवरटेक करेंगे जर्मनी को। ठीक है, now next is recently in August the Reserve Bank of India granted in principle authorization to Aditya Birla Capital Digital Limited to operate as a online payment aggregator, under which act was this authorization granted। तो आरबीआई ने अभी जो है इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दिया है। ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल
लिमिटेड को, कैपिटल डिजिटल लिमिटेड को, कि वो एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकता है, और ये ऑथराइजेशन, ये ग्रांट दिया गया है अंडर दी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच एयरलाइन रिसेंटली बिकम द 4th इंडियन कैरियर टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। IATA जो है ये आपका एक एयरलाइन ट्रेड एसोसिएशन है, जिसका पार्ट अभी रिसेंटली बना है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ठीक है। तो ये आपका 4th एयरलाइन है जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का पार्ट बना है। एंड इससे पहले एयर इंडिया, इंडिगो एंड स्पाइसजेट इसके पास पार्ट आपके रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक पार्टनर्ड विद द भारत पे टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि EMI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने भारत पे के साथ मिलकर लॉन्च किया है इंडिया का पहला EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड। तो इट इज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद द यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे ने मिलकर लॉन्च किया है आपका EMI क्रेडिट कार्ड। ओके। अब जो कार्ड है इसका नाम है यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो 21 से 65 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। इनके मिनिमम एनुअल इनकम अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख होनी चाहिए, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 5 लाख होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट क्या बोला गया है कि जो मंथली अनपेड स्पेंड्स हैं अबव ₹1000, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे आपके EMI में। ठीक है। विद अ फ्लेक्सिबल टेन्योर ऑफ अप टू 12 मंथ्स विद अ पेनल्टी फ्री पेमेंट, प्री पेमेंट ये आपकी रहेगी। ठीक है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इसके करंट CEO हैं इंद्रजीत कमोत्रा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसे 2021 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ओके। Now next is which e-commerce marketplace partnered with SBI Card and Payment Services Limited to launch a new co-branded credit card. तो recently SBI Card and Payment Services ने कोलैबोरेशन किया है, पार्टनर किया है फ्लिपकार्ट के साथ लॉन्च करने के लिए को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जिसकी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। जो कार्ड है इसका नाम है फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड। एंड यहाँ पे ये जो कार्ड है ये आपका मास्टर कार्ड और वीजा प्लेटफॉर्म दोनों ही नेटवर्क पे आपका अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च द अराइज फॉर यू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेशन विद द पियर्सन इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब। तो रिसेंटली HCL टेक्नोलॉजी ने अराइज फॉर यू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज को लॉन्च किया है, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको हम इनकरेज करें, इंस्पायर करें कि वो अपना खुद का बिजनेस, ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है। बेसिकली नए नए आइडियाज लाएं और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो यहाँ पे और बढ़ाई जाए, उसे इनहांस किया जाए, इस वजह से ये चैलेंज लॉन्च किया है HCL टेक्नोलॉजी ने इन कोलैबोरेशन विद दीज 2 ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब ये जो चैलेंज है इसका ग्रैंड फिनाले आपका 12 से 13 मार्च को होगा इन 2026। एंड अंडर दिस चैलेंज जो पियर्सन इंडिया है ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस सर्टिफिकेशंस जो है वो प्रोवाइड करेगी। साथ में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है ये फीचर करेगी अराउंड 62 हब्स फॉर मेंटरशिप एंड काउंसलिंग। ठीक है। और यहाँ पे जो आपके विनर होंगे उनको 10 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एंड नेशनल मीडिया कवरेज इनको मिलेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी साइन एन MOU एंड लेटर ऑफ एसोसिएशन विद इंडियन आर्मी इन सिक्किम टू डेवलप अ इको जोन फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू इट्स बॉटल फॉर चेंज प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ये MOU एंड लेटर ऑफ एसोसिएशन साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, ताकि ये अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। ठीक है। ताकि ये प्रमोट करें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये MOU एंड लेटर ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइन किया गया है इंडियन आर्मी के साथ। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ सेविंग्स प्रो, इंडियाज फर्स्ट सेविंग अकाउंट दैट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट अकाउंट बैलेंसेस इन द ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स। तो इनमें से कौन सा आपका पेमेंट बैंक है जिसने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सेविंग्स प्रो नाम से। ठीक है। जिसके तहत आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसको ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली जो है इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये लॉन्च किया है आपका जियो पेमेंट बैंक ने। ठीक है। किसने लॉन्च किया है? जियो पेमेंट बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। इनका कहना है कि
नॉर्मली आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कम मिलता है। अब इसी चीज़ को आपका जो आपका पैसा है वो खाली बैठा हुआ आपके अकाउंट में क्या करेगा, इसलिए ये चाहते हैं कि ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपको थोड़ा प्रॉफिट हो एज कम्पेयर टू जो आपके अकाउंट बैलेंस बेसिकली जो नॉर्मली आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है। तो इसकी वजह से ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की वजह से थोड़ा आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये मेन मोटिव इसके पीछे है इनका लॉन्च करने का। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइन अ लोन अग्रीमेंट विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, दैट इज JBIC के साथ एक अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है, लोन अग्रीमेंट फाइनेंस करने के लिए क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंडिया में, और इसका अमाउंट आपका है 3,500 करोड़ का। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, दिस अग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन JBIC एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये अग्रीमेंट साइन किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन JBIC के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट में JBIC इन्वेस्ट कर रहा है, इसके साथ साथ 4 जापानीज बैंक जो है इसे को फाइनेंस कर रहे हैं। मतलब टोटल अमाउंट इन्होंने नहीं दी है, ये सिर्फ 36 बिलियन जापानीज येन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो आपका को फाइनेंस किया जाएगा 4 जापानीज बैंक द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोन है इसको कहाँ पे यूज किया जाएगा, ये बेसिकली आपका यूज किया जाएगा इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आसाम बायो एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल एंड केमिकल प्लांट में, जो असम में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील लिमिटेड recently acquired over 300 crore equity shares worth 3,104 crore in which of its subsidiary। तो टाटा स्टील लिमिटेड ने रिसेंटली एक्वायर किए हैं इनके इक्विटी शेयर इन दी टी स्टील होल्डिंग्स PTE लिमिटेड में। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियाज रियल GDP ग्रोथ रेट एज पर द क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर अप्रैल टू जून Q1 of financial year 2026 रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो NSO ने अभी रिसेंटली अपना जो है क्वार्टरली एस्टिमेट रिलीज किया है GDP फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 का, जिसमें इन्होंने इंडिया की GDP Q1 के लिए बताई है, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.8%। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर B। ठीक है, इस इनके डेटा के अकॉर्डिंग नॉमिनल GDP जो है इट इज एस्टिमेटेड 86.05 लाख करोड़। ठीक है, फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 विद अ ग्रोथ ऑफ 8.8%। वहीं पे रियल GVA की ग्रोथ जो है वो 7.6% बताई गई है और नॉमिनल GVA की बताई गई है 8.8% की। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी of rupees 44.70 lakh on which bank for non-compliance with a certain statutory and regulatory direction। तो रिसेंटली RBI ने जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है 44.70 लाख की बंधन बैंक पे, क्योंकि बंधन बैंक ने इनके रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो नहीं किए थे। ठीक है, बंधन बैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए तो MD and CEO करंटली है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड साइन अ अग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स टू इंप्लीमेंट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। तो रिसेंटली आपका जो ICICI बैंक है, इस बैंक ने अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ कि ये सेटअप करे, ये इंप्लीमेंट करे इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ICICI बैंक के करंट MD and CEO कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है इसका चौरियासी फी प्लाजा ऑन NH48 गुजरात में, और इसी तरीके का एक और अग्रीमेंट साइन हुआ है किस चीज के लिए, सेटअप करने के लिए मल्टी लेन फ्री फ्लो आपके हरियाणा में NH44 पे। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।